हेलो स्टूडेंट, आज आपको जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 में एनसीईआरटी बुक का वो चैप्टर नंबर 3 है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नंबर 1 विलोपन विधि होती है, नंबर 2 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 3 वज्र गुणन विधि। आज भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों को प्रयोग करके हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी होती हैं। सबसे पहले लिखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ कितने तरीके से दो चरों वाला रैखिक समीकरण हल किया जाता है। इसमें पहली विधि होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। नंबर 2 होती है प्रतिस्थापन विधि। और नंबर 3 होती है वज्र गुणन विधि। ठीक है, हमारे हाई स्कूल लेवल में इन 3 विधियों के माध्यम से हम दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर के बताते हैं कि विलोपन विधि कैसे प्रयोग की जाती है और प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी और वज्र गुणन विधि किस प्रकार से प्रयोग की जाएगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे किताब के क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि सबसे पहले बताते हैं। मान लिया हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं। जैसे मान लिया ax + y = 2 ले लिया हमने। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरा समीकरण मान लेते हैं ax - 2y = 4 हमने मान लिया। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कौन सी चर राशि बराबर है, x वाली बराबर है या y वाली बराबर है। यदि इनमें से एक भी चर राशि बराबर नहीं होती है तो हम एक चर राशि को बराबर कर लेते हैं। क्लियर। और अगर कोई भी चर राशि बराबर है, फिर उसके बारे में ये देखते हैं कि इसके चिन्ह कैसे हैं। अगर समान चिन्ह हैं तो हम पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे और घटाने पर बीजगणित में नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब दूसरे समीकरण के जब चिन्ह बदलेंगे फिर हमें उन्हीं चिन्हों से मतलब रहता है और प्रारंभ में जो चिन्ह दिए जाते हैं उनसे फिर हमें मतलब नहीं रहता है। तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है ax + y = 2 और ax - 2y = 4। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी इजी एग्जांपल लिया है हमने आपको समझाने के लिए। अब सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना है कि x वाली क्वांटिटी बराबर है या फिर y वाली बराबर है। देखिए, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है, तो x वाली संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर एक y है और यहाँ पर -2y है। तो इसलिए, और चिन्ह कैसे हैं x के, समान चिन्ह हैं। और जब समान चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं। यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया कि घटाने पर बीजगणित में नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस था माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ये प्लस और ये वाला -x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इन चिन्हों से मतलब रहता है जो चिन्ह हम लगाते हैं। इस पहले वाले माइनस से कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ पर देखिए एक y है और यहाँ पर 2y है और दोनों ही प्लस के हैं।
तो 1y और 2y मिलकर के हो जाएंगे 3y प्लस के। ठीक, अब यहाँ देखते हैं माइनस के 4 हैं और प्लस का 2 है। क्लियर हो गया। चूँकि हमेशा बड़े वाले नंबर का चिन्ह लिया जाता है तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और ये घट जाएगा, जुड़ने के बजाय ये घट जाएगा। तो यहाँ से 3 को RHS में ट्रांसफ़र करेंगे तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक, तो यहाँ से हमको एक चर राशि की वैल्यू प्राप्त हो गई y बराबर 2/3। अब हम y का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिएगा। हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम y की जो वैल्यू हमको माइनस के 2/3 प्राप्त हुई है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारे पास है ax प्लस y बराबर 2। अब हमें यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ax की, क्योंकि जब हम y की वैल्यू प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया। यहाँ पर ax प्लस, देखिए y की वैल्यू माइनस के 2/3 है तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ax माइनस के 2/3 बराबर 2, ax बराबर 2 और ये प्लस का 2/3 हो जाएगा इधर आने पर। तो ax बराबर 3 दूना 6 और प्लस 2/3, ax बराबर हो जाएगा 8/3। क्लियर हो गया। यहाँ से हमने क्या देखा कि y का मान माइनस का 2/3 आया है और ax का मान 8/3 आया है। ये तो हमारा इस एग्ज़ाम्पल का हल है। अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि जो मैंने हल निकाला है वो मेरा हल सही है या फिर गलत है। तो इसके लिए आपको बढ़िया तरीका है कि पहले समीकरण में या दूसरे समीकरण में, किसी भी एक समीकरण में ax और y की वैल्यू आप प्रतिस्थापित करके देख लें। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, मतलब कि ये वैल्यू अगर आप संतुष्ट कर जाए, तब तो ये जो हल हमने निकाले हैं सही है। अगर वैल्यू संतुष्ट नहीं करती है तो वो हल गलत माने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास पहला समीकरण है ax प्लस y बराबर 2। क्लियर। ax की वैल्यू हमने निकाली है 8/3 और y की वैल्यू है माइनस के 2/3। क्लियर। और बराबर में हमारा 2 चल रहा है तो लासा बराबर है तो 8 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2, मतलब इधर भी 2 है और इधर भी 2। इससे हमें ये कन्फर्म हो जाता है कि जो हमने मान x बराबर 8/3 और y बराबर माइनस के 2/3 निकाला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है इसका। और ये हमारा था आपका विलोपन विधि। अब आपको हम बता रहे हैं इसी सवाल का एग्जाम्पल लेकर के प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। इसी सवाल का एग्जाम्पल लेकर के आपको हम अभी प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं और बुक के भी सारे क्वेश्चंस बताएंगे। देखिए यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक समीकरण से, पहली समीकरण से या फिर दूसरी समीकरण से एक चर राशि का मान हम दूसरी चर राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और उस मान को पुनः दूसरे समीकरण में रख देते हैं तो हमें एक चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। क्लियर। अब जो चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा उसको चाहे किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा आप, तो वैल्यू हमें मिल जाएगी दूसरी चर राशि की भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ये दो समीकरणें दी गई हैं, ax प्लस y बराबर 2 और ax माइनस 2y बराबर 4। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर नंबर 2 डाल देते हैं मेथड प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल बतौर आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बुक के क्वेश्चन जो है वो सीरियल से करवाएंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए
इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11 और 12 के वीडियोज़ को हम अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो देखने को मिलते रहें। अब देखिए हम आपको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। समीकरण 1 से, किसी भी एक समीकरण से, चाहे इससे उठा लो और चाहे दूसरे समीकरण से। समीकरण 1 से समीकरण 1 उठाते हैं, ax + y = 2। क्लियर हो गया। यहाँ से चाहे तो x का वैल्यू निकाल लो, चाहे फिर y का वैल्यू निकाल लो। यहाँ हम x की वैल्यू निकालते हैं, x = 2 - y। हम इसके लिए समीकरण 3 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिखेंगे x = 2 - y समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटा, हम इस मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, समीकरण 2 यहाँ लिखते हैं, ax - 2y = 4। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम, आप लाइन पर बने रहें। देखिए x बराबर है 2 - का y, तो यहाँ ax की जगह पे लग देंगे 2 - y माइनस का 2y = 4। क्लियर हो गया। अब देखिए सजाती पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। यहाँ पर 2 लिखा है, देखिए माइनस के 2y हैं और माइनस का 1y है, तो चिन्ह हमेशा हमको माइनस का मिलेगा और 2 और 1 3y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। क्लियर हो गया। हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है यहाँ से y की। तो y की वैल्यू निकालने के लिए सभी गिनतियों को हम RHS में ले जाएंगे और y को इधर रोक लेते हैं। माइनस के 3y = 4 माइनस का 2। यहाँ देखिए माइनस के 3y = 2 आ जाएगा। इस माइनस को RHS में ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3y = -2, तो y = -2/3। देखिए यही वैल्यू अभी हमने जब इसी सवाल को विलोपन विधि से हल किया था तब भी यही वैल्यू आई थी, y = -2/3। आप किसी सवाल को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आंसर हमेशा वही आएगा जो उसका एग्जैक्ट आंसर होता है। इस y के मान को हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। लिख देंगे y = -2/3 समीकरण 3 में रखने पर देखिए यहाँ से हम जो ये वैल्यू है x निकालना है। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास है 2 - का y। अब देखिए बेटा यहाँ पर y बराबर हमारे पास आया -2/3। इसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। x बराबर 2 माइनस का 2/3, तो x बराबर 2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। तो x बराबर 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। ये x की वैल्यू है जो अभी इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से इसी एग्जाम्पल को सॉल्व कराया था, तब भी हमारा यही आंसर आया था। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे पास विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। क्लियर। अब यहाँ से हम जो NCERT की बुक हमारे पास है क्लास 10th की, उसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एक्सरसाइज 3.1 के। और जो एक मेथड हमारे पास रह गया वज्र गुणन विधि। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जब तक हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 के। देखिए एक्सरसाइज 3.1 में क्या है, ये थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं, इनमें थ्योरी लिखी हुई है, उससे हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके ग्राफिकल मेथड है वो भी पढ़ना है। ग्राफीय विधि भी होती है इसको सॉल्व करने की, वो भी अभी आपको हम बताएंगे ग्राफीय विधि। देखिए पहला सवाल लिखा हुआ एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्लियर हो गया। और इस एक्सरसाइज को हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो मान लेंगे, माना आफताब की उम्र बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना
आफ़ताब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। क्लियर है। यहाँ से हमने आफ़ताब को 1 वर्ष का मान लिया है और उसकी पुत्री को 22 वर्ष का मान लिया है। अब कंडीशन पढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व, देखिए अगर आज आफ़ताब 1 वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो आफ़ताब की उम्र जो 7 वर्ष पहले हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 7। तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की उम्र। 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष। क्लियर बेटा। और 7 वर्ष पूर्व पुत्री, जो आफ़ताब की पुत्री है, पुत्री की आयु बराबर ये भी बेटा y माइनस 7 वर्ष होगी। देखिए आपको हम बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिए और बिल्कुल धीरे धीरे इसी तरीके से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं पढ़ने में करनी है। 7 वर्ष पूर्व आफ़ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए अगर आज आफ़ताब 1 वर्ष का है तो आज से 7 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 7 वर्ष का। फॉर एग्जांपल मान लिया आज हम 10 वर्ष के हैं और हमसे कोई कहे कि 7 वर्ष पहले कितने थे, तो 10 में से हम 7 घटा देंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा। तो वही हमने वर्तमान उम्र जो है आफ़ताब की 1 वर्ष मान ली है और उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र हमने 22 वर्ष मान ली है। 7 वर्ष पहले आफ़ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक। अब हम कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार हम ये मान लेते हैं कि आफ़ताब और उसकी पुत्री 7 वर्ष पहले दोनों बराबर थे, लेकिन बराबर थे नहीं। देखिए हम आपको किस तरीके से समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्वेश्चन दिया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ़ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये 7 गुनी आयु का था, तो हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस के 7 सत्ते 49। हमको बनाना क्या है, एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, एक 2 चरों वाली। देखिए y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 बाई माइनस का 49 और a प्लस का 7 हो जाएगा, जब RHS में ले जाएंगे तब। तो हो जाएगा x माइनस 7 बाई बराबर ये हो जाएगा माइनस का 42। ये हमारा पहला समीकरण बन गया है। देखिए बराबर के चिन्ह से दाईं ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से दाईं ओर किसी भी गिनती या अक्षर को लाते हैं तब उसके चिन्ह पलट जाते हैं। क्लियर है। फिर देखिए उसके बाद लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद, देखिए आज अगर आफ़ताब x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, x प्लस 3 वर्ष का। भाई आज अगर हम x वर्ष के हैं तो अब से 3 वर्ष बाद कितने वर्ष होंगे, x प्लस 3 वर्ष के। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ़ताब की उम्र बराबर 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है। और जब 3 वर्ष बाद आफ़ताब बड़ा हो जाएगा तो उसकी पुत्री भी तो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु ये हो जाएगी 22 प्लस 3 वर्ष। ठीक है। अब फिर वही अभी आपको हमने बताया था कि हम दोनों को बराबर मान के चलते हैं कि x प्लस 3 बराबर होगा y प्लस 3 के। ठीक। हमने मान लिया कि 3 वर्ष बाद पुत्री और आफ़ताब दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन कैसे, अब हम करते हैं। देखिए लिखा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल
3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दोनों इक्वेशन, दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 3 बराबर 3y + का 9। अब देखिए 3y को हम LHS में लाएंगे तो x - 3y बराबर 9 - के 3, तो x - 3y बराबर 6। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आगे सवाल लिखा हुआ है कि क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि से आप व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय में व्यक्त करना और ग्राफीय विधि में व्यक्त करना, मतलब कि इसको एक तो बीजगणितीय इक्वेशन बनानी थी जो मैंने बना दी हैं, ठीक, और फिर इसको ग्राफ मेथड से हल करना है। तो वो मेथड अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से। पहली इक्वेशन हमारे पास है ax - के 7y बराबर - के 42, ठीक, और दूसरी इक्वेशन है ax - के 3y बराबर 6, ठीक। ये दो इक्वेशन है। ये तो हमारा था बीजगणितीय रूप, इसको हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब हमको इन इक्वेशन को ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से, ठीक। लेकिन ग्राफ खींचिए कह रहा है शायद, हाँ, रूपों में व्यक्त करना है, हल नहीं करना है हमको। अब देखिएगा, इसको अभी हम ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रा होगा वो देखिएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए ax - 7y बराबर - का 42, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि के हिसाब से -के 42 + के 7y हो जाएगा x का मान। यहाँ से हम एक टेबल बनाते हैं और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर 3 बिंदु नहीं है तो हम यहाँ पर ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार, देखिए जो RHS में चर होता है उसको अपनी इच्छा के अनुसार हम वैल्यू देते हैं, और ऐसी वैल्यू देते हैं छोटी छोटी ताकि हमारा ग्राफ पर चलने में हमको आराम रहे। देखिए अगर y का मान हम यहाँ पर 5 रख दें अपनी इच्छा के अनुसार तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, तो x का मान हमको 7 मिल जाएगा, ठीक। अगर y का मान हम 6 रख देंगे तो 6 × 7 = 42, 42 - 42, तब x का मान हमें 0 मिल जाएगा। अगर y का मान यहाँ पर हम 7 रख देंगे तो 7 × 7 = 49, तो y की x की वैल्यू हमको 7 मिल जाएगी। तो ये हमारे पहले समीकरण की सिचुएशन थी, ठीक है। अब लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड हमारे पास है ax - 3y बराबर 6, ठीक है। तो ax बराबर हो जाएगा 6 + का 3y। देखिए यहाँ से भी हम एक टेबल बना लेते हैं 3-4 वैल्यू निकाल के। यहाँ x लिख लेते हैं, यहाँ पर y। अब देखिए अगर हम y की वैल्यू 0 दे दें तो x बराबर 6 मिल जाएगा, क्लियर है। उसके बाद अगर y की वैल्यू हम -1 दे दें तो x बराबर + का 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 × 3 माइनस का हो जाएगा। अगर y की वैल्यू हम -2 दे दें तो 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमें 2 टेबल प्राप्त हो गए। कम से कम 3 वैल्यूज़ की आवश्यकता होती है किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचिए। अब यहाँ पर हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे, दोनों समीकरणों को अलग अलग बनाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले वाले को बना रहे हैं। ये x अक्ष होती है, x डैश y ओरिजिन y डैश अक्ष, ठीक। दोनों समीकरणों का ग्राफ हम यहाँ पर अलग अलग शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए मूल बिंदु से दाईं तरफ सभी धनात्मक मान होते हैं और मूल बिंदु से बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। ऊपर की ओर बाई प्लस होता है 2 3 4 5 6 और 7 और 1 8। नीचे की ओर बाई माइनस का होता है -4 -5 -6 -7 और -8। अब देखिए x बराबर -7 पर y बराबर 5 है। x बराबर -7 और y बराबर +5 चलेंगे तो हम ऊपर के लिए जाएंगे और इसके बराबर में ये पॉइंट हो जाएगा आपका -7, 5। इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। फिर है x बराबर 0 पर y बराबर 6, x बराबर 0 पर y बराबर 6, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद x बराबर 7 पर y बराबर +7, तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक, तो ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे और अगर तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं है तो समझ लो कि सवाल हमारा गलत हो गया है। तो ये पॉइंट बी मान लेते हैं इसको 0, 6 और ये पॉइंट सी है 7, 7। तो ये ग्राफ था इस पहली लाइन का। ठीक है, अब दूसरी ये लाइन है हमारे पास x -3y बराबर 6, इसका ग्राफ खींचते हैं। देखिए यहीं पर, उसके बाद इन दोनों का हम हल निकाल देते हैं। ये तो पहली लाइन का ग्राफ, हमने ग्राफ इनका दोनों का अलग अलग ड्रा करे दे रहे हैं। वैसे एक में ही ग्राफ ड्रा होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग भी ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक्सेस हमारी होती हैं, एक्स एच, एक्स डैश एच, बाई ओरिजिन, बाई डैश एच। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी धनात्मक मान होंगे यहाँ पर। और आर एल एच एस में सभी मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। -2, -3, -4, -5, -6 और -7। मूल बिंदु से ऊपर की ओर y के सभी मान धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु से नीचे की ओर y के सभी मान ऋणात्मक होते हैं, -3, -4, -5, -6 और -7। अब देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। x बराबर 6 पर y बराबर 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा a 6, 0, ये वाला पॉइंट है। x बराबर 3 पर y बराबर -1, 3 पर y बराबर -1, ये पॉइंट हो जाएगा b 3 पर -1। उसके बाद c पॉइंट x बराबर 0 पर y बराबर -2, तो ये c पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर 0 पर y बराबर -2। तो इन तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे इस टाइप से, चाहे जितनी लंबी रेखा खींच दो बटे सीधी रहे लाइन। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका दूसरी समीकरण का। अब देखिए यहाँ पर हमको ये निकालना है कि आफताब कितनी उम्र का है और उसकी पुत्री कितने वर्ष की है। ठीक है, तो उसके लिए इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ पेपर से इसको निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए यहाँ से लिखा है x -7y बराबर -42, फिर लिखा है x -3y बराबर 6। देखिए यहाँ पर x और x बराबर है। अब यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे तो इसको घटा देंगे। घटाने पर ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा -4y बराबर -48। माइनस से माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो 4y बराबर 48, y बराबर 48/4, 12 चौक 48, तो y बराबर 12। कहने का मतलब पुत्री जो है वो 12 वर्ष की आ गई है यहाँ पे। अब इसको हम पुट कर देंगे समीकरण 2 में, पुटिंग इन सेकेंड। y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x -3y बराबर 6। तो x -3 × 12 बराबर 6,
एक्स बराबर 12 36 बराबर 6, एक्स बराबर 6 + 36, एक्स बराबर 42 वर्ष। ठीक है, देखिए जो पुत्री की उम्र आई है वो 12 वर्ष आई है और जो आफताब की उम्र आई है वो 42 वर्ष आई है। और मुझे यकीन है आपको मेरा वीडियो बस पसंद आएगा और इसी प्रकार के आगे के वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के हमारे वीडियो देख सकते हैं। और इसी प्रकार के 10th, 9th, 11th और 12th के NCERT बुक के हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप इसी प्रकार के हमारे वीडियो देखते रहें।